अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आप सबका दिन भी बहुत खूबसूरत और खुशगवार गुजरता रहेगा आज का पूरा दिन। तो जनाब आज एक ऐसे मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगियों का सबसे अहम हिस्सा है, यानी तालीम और उसका जो मुआशरती तब्दीली में किरदार है, उस हवाले से हमने बात करनी है। तालीम अगर हम गौर करें ना तो ये सिर्फ किताबों में मौजूद इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी में किसी भी शक्ल में आप लोगों को या हम सबको मिल सकती है। आम अल्फाज में कहूँ तो ये एक शऊर का नाम है जो आपको जीने का सलीका सिखाता है, जो आपकी अक्ल के दरवाज़ों को खोलता है। ये एक ऐसा ताकतवर ज़रिया है जो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है बल्कि पूरे माशरे को तरक्की की राह पर गामज़न भी कर सकता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि तालीम वो ताकतवर हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, और ये बिल्कुल सच बात भी है। आप आज जितने भी कामयाब और खुशहाल माशरे हैं उनको देखें जिनमें चाइना, यूरोप, अमेरिका आ जाता है, और ये बात वाज़े हो जाएगी कि वो आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं, तो पीछे खड़ी उनकी जो बुनियादी वजह है ना वो यही है, और वो है तालीम। आज अगर पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की सूरत हाल देखी जाए तो ये निज़ाम मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का इसको सामना करना पड़ता है। कहीं बजट का मसला आ जाता है, तो कहीं कोर्स के आउटडेटेड होने का मसला पैदा हो जाता है, कहीं स्कूल्स में बुनियादी जो नेसेसिटी है, सहूलियात हैं, वो ही मैसर नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जो इसकी अहमियत को उजागर करती हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई की आप मिसाल ले लें, एक ज़िंदा मिसाल है हमारे सामने कि किस तरह तालीम ने एक छोटी सी लड़की को दुनिया भर में लड़कियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का हौसला दिया, और वो किस तरह पाकिस्तान में आईटी सेक्टर की प्रमोशन का बाइस भी बनी। और ये सिर्फ़ एक मिसाल है। ऐसे ही जब हर बच्चे को तालीम मिलेगी तो उनके लिए मौक़े भी बराबर हो जाएंगे, और फिर हर बच्चा ना सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन करेगा बल्कि अपने घर, अपने शहर या अपने गांव की तरक्की का बाइस भी बनेगा। बस शर्त यह है कि तालीम जो है ना वो मसावी होनी चाहिए। अगर तालीम की जो सहूलियात है वो मसावी नहीं है, यानी कि बराबरी की नहीं है, तो एक हमेशा जो मज़दूर का बेटा है ना वो मज़दूर का बेटा ही रहेगा, और दूसरा अपनी तालीम की वजह से किसी भी तरक्की तक जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तालीम सिर्फ स्कूल या फिर कॉलेजेस तक महदूद नहीं होती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, चाहे वो कोई छोटी सी ही महारत सीखना ही क्यों ना हो, किसी नए मौजू को समझना ही क्यों ना हो, वो भी तालीम कहलाता है। किसी दिमाग को एक बार तालीम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया जाए ना, फिर उसमें अंधेरा नहीं आ सकता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जनाब तालीम एक ऐसा चिराग है जो हमेशा जलता रहता है, यानी इसके फ़ायदे ज़िंदगी के आपको हर मोड़ पर मिलते हैं। और अगर सारी कौम ही तालीम की तरफ आएगी तो यकीनन मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा, यहाँ स्किल्ड लेबर में इजाफ़ा होगा, हर शोबे में तरक्की होगी, यहाँ पर साइंसदान पैदा होंगे, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा। और इस सब से बालातर हो के देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत संभलेगी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि तालीम जो है हमारे माशरे की अखलाकियात को भी बेहतर बनाएगी। इससे घर घर में खुशहाली आएगी। सच है कि तालीम सिर्फ एक फ़र्द की तरक्की का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये पूरे माशरे की तरक्की की बुनियाद होती है। तो आइए हम सब मिलकर तालीम को फ़रोग़ दें ताकि हमारा माशरा तरक्की की राह पर गामज़न हो और हम अपने बच्चों को एक बेहतर रोशन मुस्तक़बिल दे सकें। तो आज से इस चीज़ की जद्दोजहद हमें करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को बताएं कि उन्होंने तालीम किस लिए हासिल करनी है, उनका आगे जाके मकसद क्या होना चाहिए। आज से ही वो जो मकसद है वो रोशन होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। और सिर्फ़ तालीम
आपने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं तालीम हासिल करनी है, तालीम में और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी तालीम चाहिए होती है, एक अच्छा शहरी बनने के लिए भी तालीम चाहिए होती है, एक कह लें कि एक अच्छा बेटा बनने के लिए, अच्छा हस्बैंड, अच्छा बाप बनने के लिए भी तालीम चाहिए होती है। मतलब हमारे हर शोबे में हमें तालीम की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तालीम हमें मिले, मयारी तालीम हमें मिले, और हम बस ये देखें कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए, उसकी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर अंदर उसमें जो है ना वो पेश करना है, पार्टिसिपेट करना है उसके अंदर, ताकि कभी ना कभी हम अपने आप को ये तो एटलीस्ट बोल सके कि हाँ हमने भी कुछ किया था। तो ये आज का पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब, कोहे हिमालय और कराकरम की बुलंदोबाग चोटियों, बल खाते नदी नालों और ख़ूबसूरत वादियों के बीचों बीच गुजारे गए एक एक लम्हे को इंसान पूरी उम्र याद रखता है, और कुदरत के हसीन नज़ारों से माला माल ये इलाका देखने वालों की आंखों में हमेशा के लिए घर कर लेता है। और सोने पर सुहागा ये कि अगर वहाँ की ठंडी और ताज़ा फ़िज़ाओं में किसी को मुकाबले में हिस्सा मिल जाए। और हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में एक मैराथन रेस का इनेकाद करवाया गया, जिसमें 300 मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने हिस्सा लिया, और ख़वातीन ने भी ना सिर्फ भरपूर शिरकत की है बल्कि मुकाबले भी अपने नाम किए हैं। मैराथन रेस की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मुतादिद एथलीट्स कामयाब हुए, और इस रेस में 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर्स की तवील रेस में मर्दों और ख़वातीन ने अलग अलग हिस्सा लिया। ख़वातीन में 10 किलोमीटर्स की कैटेगरी में निदा करीम ने ये फ़ासला 57 मिनट में अबूर करके रिकॉर्ड कायम किया है। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप पर मौजूद है हमारे साथ। निदा करीम हैं, एथलीट हैं, उनसे जानेंगे उनका इस मैराथन का फ़ीडबैक कैसा रहा, तजुर्बा कैसा रहा, और उन्होंने क्योंकि ये रिकॉर्ड भी बनाया है, मुकाबला भी जीता है, तो उनसे बात करते हैं। निदा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। एंड सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? निदा, आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निदा, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। निदा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये मैराथन जीती है। तो कैसे ख्याल कैसे आया इस मैराथन में हिस्सा लेने का आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने हुंसा मैराथन विन किया है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग करती हूँ। मैं लाहौर कदाफी स्टेडियम में, तो मेरी रेगुलर ट्रेनिंग होती है। मैंने लाहौर आज़ादी मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। तो फिर जब हुंजा में ये मैराथन आया तो मेरे कोच ने बोला कि आप कर सकती हैं, आप उधर जाके भी पार्टिसिपेट कर लें। तो मैं इधर हुंजा आई और मैंने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था। मैंने 57 मिनट में मैराथन कंप्लीट किया। तो जैसे आप कह रही हैं कि आप लाहौर में रहती हैं और यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे भी आपने मैराथन्स में हिस्सा लिया है, लेकिन जो वहाँ पर आपने मैराथन में हिस्सा लिया और उस मुकाबले को जीता भी है, तो उधर कैसा एक्सपीरियंस रहा कि हुंजा में वादियों के अंदर, पहाड़ों के अंदर आपने मैराथन में हिस्सा लिया, तो कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? हमने तो बहुत इंजॉय किया, मतलब पहाड़ों के साथ। और क्या कहते हैं, थोड़ा टफ भी था। मतलब लाहौर में जो मैराथन में हमने पार्टिसिपेट किया था उधर मतलब फ्लैट था रोड पे, और यहाँ पे मतलब माउंटेन्स पे थोड़ा मुश्किल हुआ और सर्दी भी थी। मैंने तो सोचा था मैं 50s में कर लूंगी, लेकिन 57 में मेरा टाइम आया। हम्म। अच्छा, तो इसमें आपको किस तरह की हर्डल्स जो है ना वो देखने को मिली, किस तरह की मुश्किलात आई जब आप ये मैराथन में हिस्सा ले रही थी, या वहाँ पर ख़ास तौर पर जब ये फ़ासला आपने तय करना था? मुश्किलात तो नहीं आई, थोड़ी सी बस सर्दी थी, हवा चल रही थी, थोड़ा सा मुश्किल हुआ। बाकी तो हमने इंजॉय किया और विन किया मेरा तक। क्योंकि बिकॉज मैं ट्रेनिंग में थी, मेरे अंदर स्टेमिना था।
और मैं फिट थी, इस वजह से मुझे इतना मतलब टफ नहीं हुआ, मुझे इजी लगा। अच्छा, इजी लगा आपको। तो जी। ये मुझे बताइए कि इससे पहले आप कितनी मैराथन में हिस्सा ले चुकी हैं या कौन कौन सी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले चुकी हैं आप? तो अच्छा, मैंने फर्स्ट मैराथन मैंने लाहौर में आज़ादी मैराथन रिसेंटली जो हुआ, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। मैं एक्चुअली नेशनल प्लेयर हूँ, पाकिस्तान की जूनियर नेशनल प्लेयर हूँ, 1500 800 मीटर की। हम्म, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स को और स्टडी को साथ साथ लेकर चल रही हैं। तो आगे किसी नई मैराथन की या किसी नई कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं अभी इंशाल्लाह सीनियर नेशनल की अब के लिए रेडी हो रही हूँ। अभी तो मैं जूनियर हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं ओलंपिक्स में जाने की। अच्छा, ओलंपिक्स के लिए आप प्रैक्टिस कर रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के हवाले से। तो जिस तरह मैंने बात की कि निदा, इसमें बहुत सारे एक तो मुल्की एथलीट्स भी थे, गैर मुल्की एथलीट्स भी थे, तो उनको बीट करना कैसा लगा आपको? मुझे तो मतलब वो जब आके हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में आके कर सकते हैं। पहले तो मुझसे एक प्लेयर आगे थी, मैंने सोचा अब मेरे कंट्री में आके और ये हमसे जीते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको बीट कर लिया और मैं आगे निकल गई। हम्म, क्या बात है। तो फिर एक्साइटमेंट और कैसी खुशी हुई कि जो गैर मुल्की एथलीट मेरे से आगे थे लेकिन उसको भी मैंने compete किया और उसको हरा दिया। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी उसको बीट करके, लेकिन मैंने उसको बकअप कर लिया, उसने मुझे बकअप कर लिया, ऐसे ही हम निकल गए साथ दैट्स ही, फिर मैंने गुड, उसको दैट्स बीट कर लिया। गुड। तो क्या कहेंगे निदा, क्योंकि ये कोई आसान काम भी नहीं होता है मैराथन में भागना या फिर किसी भी स्पोर्ट्स को साथ साथ लेकर चलना। बीइंग अ वुमेन या बीइंग अ गर्ल अगर मैं बात करूं तो आपको घर से पूरी सपोर्ट है कि आप अपनी तालीम भी जारी रखें, साथ ही साथ आप अपनी ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं या पार्टिसिपेशन है ये भी रखें, घर वालों की तरफ से सपोर्ट है? हाँ जी, मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरे अब्बू मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से मैं इधर हूँ। और सेकेंडली मेरे कोच सर नबील, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच है, उसने मतलब मुझे प्लेयर सर नबील ने बनाया, मुझे सपोर्ट करना, मेरे डाइट सारा कुछ मतलब वो ही करते हैं। सर नबील पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच हैं। हम्म। अच्छा, तो मुझे ये बताइए निदा के आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में, इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, किन किन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली हैं आप? मैं अभी जूनियर नेशनल प्लेयर हूँ, और अभी तो मैं सीनियर्स को बीट कर लूंगी, फिर मैं उसके बाद ओलंपिक्स में जाऊंगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। और मैं मेहनत करूंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। इंशाल्लाह, अगर आप इसी तरह आगे बढ़ती गई तो। मुझे बताइए कि जब भी आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं तो सारा एक्सपेंस खुद उठाती हैं या कोई स्पॉन्सरशिप आ जाती है या हुकूमती सतह से कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है? नहीं, मैंने बताया अभी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। वो मतलब हमें स्कॉलरशिप देती है, मैं स्टडी भी करती हूँ, मैं उनके लिए स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ। हम्म, जी। ठीक है। अच्छा, तो जो आप जैसी बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? अ, मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो गर्ल्स है, उनमें बहुत बहुत टैलेंट है, बट उनके घरों से सपोर्ट नहीं मिलती, और माशरा पता है पाकिस्तान में मतलब स्पोर्ट्स को अच्छा नहीं समझा जाता। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है मतलब उनको परमिशन देते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में आगे मतलब बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब एथलीट को मतलब डाइट का सारा कुछ ख्याल रखना होता है। डाइट एथलीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ट्रेनिंग से ज्यादा एथलीट को 80% डाइट की जरूरत होती है। हम्म, तो आप अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं? आप किस तरह की डाइट लेती हैं? एग्जैक्टली, एथलीट के लिए तो डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो
ड्राई फ्रूट शेक्स, मिल्क और बॉइल्ड एग, बॉइल्ड आलू बहुत इम्पोर्टेंट है एथलीट के लिए। ये प्रोटीन रिच डाइट बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ासतौर पर अगर आप एथलीट हैं या कोई भी प्लेयर हैं तो आप प्रोटीन रिच डाइट ले रही होती हैं। तो वैसे भी क्या दिन भर भी आप फिज़िकल एक्टिविटी या कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस करती रहती हैं? दिन भर मतलब हमारे रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग होती है। मतलब 2 दिन होती है हमारी रनिंग, 2 दिन जिम होती है, 2 दिन फ्रेक वर्क होती है। अच्छा, ठीक है। और मतलब आप अपनी प्रैक्टिस में भी रहती हैं, जिम भी करती रहती हैं, डाइट का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखती हैं, क्योंकि अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं होगी तो आप कैसे किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो हमारे साथ निदा करीम मौजूद थी, जिन्होंने अभी हुंजा मैराथन में हिस्सा लिया और उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये थी निदा जनाब, जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई है, और साथ ही साथ वो पढ़ भी रही हैं, साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेती हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपने तालीम हासिल ही करनी है, आप कोई और चीज़ नहीं कर सकते। आप बाकी चीज़ों में भी अपना करियर बना सकते हैं, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो निदा करीम हमारे साथ मौजूद थी। निदा, बहुत शुक्रिया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अफसोसनाक ख़बर के हवाले से, ख़ास तौर पर क्योंकि ये हमारे लिए अफसोसनाक ख़बर है, क्योंकि हमारे ही होम ग्राउंड में आकर दूसरे मुल्क के लोग हमें ही शिकस्त दे के चले जाएँ, तो ये हमारे लिए अफसोसनाक, बेहद अफसोसनाक जो है ना ख़बर है हमारे लिए, कि एक छोटी सी कह लें कि जो टीम है वो भी बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो सूरत हाल है, उनके इस वक्त जो चल रहे थे वहाँ पर पिछले दिनों, वो सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए भी उनकी टीम आकर यहाँ पर हमारे होम ग्राउंड में हमें शिकस्त दे के जो टेस्ट सीरीज़ है वो अपने नाम करके चले जाए, तो क्या ही फिर हम कह सकते हैं कि हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो ये किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, मतलब मुझे लगता है कि वो रन्स करना ही भूल गए थे इस मैच, इन तमाम तर सीरीज़ के अंदर। और मतलब परफॉर्मेंस, जब हम वापस आए थे वर्ल्ड कप खेल के तो हमें लगा था कि बहुत अच्छे तरीके से बाद में आके इनकी काउंसलिंग होगी और अब जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से खेल सकेंगे, लेकिन एक बांग्लादेश की टीम के आगे भी हमने शिकस्त मान ली है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ ख़राब रही है, कहाँ हमें मज़ीद अभी भी ज़रूरत है मेहनत करने की। तो इस पर बात करने के लिए काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। काशिफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जाग लोहार में, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। काशिफ साहब, ये क्या हुआ है? मतलब एक बांग्लादेश की सूरत हाल हमारे सामने है कि वहाँ पे कितना प्रेशर है, मशरियत का नहीं पता, वहाँ पर पूरी उनकी गेम उलट गई, पूरी उनकी गवर्नमेंट हट गई वहाँ पर, और फिर भी वो लोग आए हैं हमारे होम ग्राउंड में आके हमें शिकस्त फाश करके चले गए हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो जिनको क्रेडिट देना पड़ेगा, नहीं वो तो क्रेडिट है उनकी, उन्होंने अच्छा खेला। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात कर लेना, पाकिस्तान क्रिकेट ने जो सबसे पहले हमारी जो पहला स्टेप था नीचे गिरने का, वो तब था जब शान मसूद जो नौमौलूद कैप्टन है, उन्होंने उस टीम पे साइन कर दिया जिसमें एक ना राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छा। आप अपनी होम सीरीज़ में होम ग्राउंड, होम कंडीशन, होम पिच, एवरीथिंग आपके फेवर में, और आप कैसे स्पिनर से बगैर जा सकते हैं। अगर आपको दूसरों को ही फॉलो करना है, क्योंकि अभी मॉडर्न क्रिकेट ये सीख नहीं रहे, तो शेन वॉर्न ग्रासी ट्रैक पे शेन वॉर्न को ड्रॉप नहीं करते थे। अच्छा। मुरलीधरन को टॉप ग्रीन पिच पे वो मुरलीधरन को कंटिन्यू करते थे, सकलैन मुश्ताक कंटिन्यू करते थे, ये कभी ड्रॉप नहीं हुए थे। और पाकिस्तान अपने घर में विदाउट स्पिनर जा रहा है, और आप कैसे कप्तान है कि आपने साइन कर दिया। इस बात पे किसी को मैं वो जिम्मेदार नहीं था, इस पे कप्तान जिम्मेदार है कि तुमको जी मैं लीड करना है, कैप्टन रिस्पॉन्सिबल है एवरीथिंग का, जीत का क्रेडिट भी तो लेके जाते हो ना। तो ये किसने अब जिम्मेदारी लो ना इस चीज़ के कि भाई तुमने टीम ही गलत साइन की, तुमने हाँ क्यों की। और उसके बाद इससे बड़ा एक सरप्राइज़ मिल गया कि मैच से एक दिन पहले आपने अबरार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर है, यानी कि जिसका एक रेप्यूट बन चुकी थी कि रेड बॉल का वेरी गुड बॉलर है, उसने इंग्लैंड की टीम को आगे लगा दिया था और एक बड़ा नाम बन के सामने आया था कि रेड बॉल पे आउट कर रहा है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। कामरान गुलाम जिसने 1000 रन डोमेस्टिक में किया, ऑस्ट्रेलिया रन करके आया, आते ही उसको पाकिस्तान टीम में कॉल हो गई और उसको आपने ड्रॉप कर दिया। वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर था और राइट हैंड बैट्समैन था। अच्छा। ऑलराउंडर को ड्रॉप कर दिया। ये वजह थी जो साइकोलॉजिकली टीम ड्रेस उनका माहौल गिर गया। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता, चाहे आप पूरे दुनिया के सुपरस्टार टीम में ले आए, ड्रेसिंग रूम का कंफर्टेबल माहौल नहीं होएगा,
कभी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा। अगर आप गली मोहल्ले के क्रिकेटर्स लेके चले जाएं, ड्रेसिंग रूम का तगड़ा माहौल होएगा, हैप्पी फेस होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। ये दो मेन वजह थी नहीं तो पाकिस्तान की रेस्ट हारने रूम की। का अच्छा माहौल क्यों नहीं इस कि वजह बनती से- नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, बनने इनकी की क्या बात नहीं है, मसला है? प्रोफेशनल्स के लिए सब लेम एक्सक्यूज हैं इंडिविजुअली, लेकिन तब मजा आता है कि भाईजान इस टीम से खेलना है हमने, अच्छा यानी कि फास्ट बॉलर पाकिस्तान की सरजमीन पे आप घर में खेलें, 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर को रेस्ट चाहिए होता है, अच्छा फास्ट बॉलर को एक दूसरी तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है। सारी आपने वो खिला दी है। शहनशाह अफरीदी तो एक टांग पे गेंद कर रहा है, वो तो फिट ही नहीं है। और दूसरे मैच में, पहले मैच हार के चले, गलती से सबक नहीं सीखा, दूसरे मैच में आपने सलमान अली आगा को बॉल नहीं करवाए, सलमान अली आगा को 40 ओवर पहले मैच में करवा दिए और दूसरे मैच में ओवर ही नहीं करवाए। अच्छा यहाँ से पता लगता है कि शान मसूद की जो लगाम है किसी और के हाथ में है। अच्छा वो अपनी मर्जी की कप्तानी नहीं कर रहा, अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर रहा, उसको जो कह दिया जाता है वो कर लेता है। तो इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि इस हार तो गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी वजूहात क्या है, रीजंस क्या बनी कि पाकिस्तान बॉटम पे चला गया टेस्ट रैंकिंग में, कि हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि पहले अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी टीम से हार लें और उसके बाद अब जो टेस्ट में फर्स्ट टाइम खेल रही है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 100% खेल रही है अमेरिका उससे की हार टीम गए। और उनसे भी हम हार और गए। उसके बाद अपने घर में आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी Homegrown है में कि history create कर दी 1952 है। से लेके 24 तक आज तक पाकिस्तान ने अपने घर में ऐसी क्रिकेट नहीं खेली थी। यहाँ पे लोग आते थे, पता था पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाने हैं। हाँ। मोहम्मद यूसुफ हो गया, सईद अनवर हो गए, वसीम अकरम हो गए, बिग नेम थे। इन्होंने पता है कि इन्होंने ऐसा परफॉर्म कर देना है कि 3 से 4 दिन में मैच खत्म हो जाना है। अच्छा और हमारे सामने ऐसा हो रहा है कि वो हमें 3 से 4 दिन में मैच खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में कि इसका जिम्मेदारी किसने लेनी है। शान मसूद पे मैं सारी बात कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ है बॉलिंग कोच? उसने नई एक रंगबाजी टाइप आ गई, उसको हमारी जुबान में रंगबाजी कहते हैं, जो मिकी आर्थर करता था, गोरा कोच। उसको पता होता था कि उस पर कैमरा कब पड़ना है, जब डिसीजन होना है, जब रेफर जाना है, तो वो आके सामने ना बालकनी में बैठ जाता था। अज़म महमूद ने सेम वो चीज़ अपना ली है, जो हमारे बॉलिंग कोच हैं। और कैसा बॉलिंग कोच है, वो पिंडी की पैदावार है, वहाँ की पैदाइश है, उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट है, उस कोटे में वो फॉरनर कोच में आया हुआ है, तो वो उसमें नहीं फास्ट बॉलर से विकेट दिलवा सका, वहाँ भी नहीं प्लान दे सका। तो इसके बाद तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना, कि फिर क्या वैसे कहते बंदे हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है कि जो टीम मैनेजमेंट है उनके अंदर तब्दीलियों की ज़रूरत है, चेंजिंग्स की ज़रूरत है, या क्रिकेट टीम के अंदर जो है ना चेंजिंग्स की ज़रूरत नहीं, है? प्लेयर ही होता है, लेकिन जब तक 100 कुत्ते हो ना, शेर लीडर हो, सब शेर की तरह लड़ते हैं। 100 शेर कुत्ता लीडर हो, सारे कुत्ते की मौत मरते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त ये है। तो शान मसूद में किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छा दलेर कप्तान लेके आए, अच्छा दलेर फैसले करें। पूरी डोमेस्टिक बड़ी पड़ी है, 70 आउट की हैं स्पिनर्स ने, और आपके पास होम सीरीज में स्पिनर नहीं है। और उसके बाद पूरी दुनिया ही क्रिकेट में पाकिस्तान के डर होता है कि यार पाकिस्तान में एक ऐसी टीम है जो कभी भी कुछ कर सकती है। अब पूरी दुनिया वाले हमें कहना गया इनको कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भाईजान वो लोग लेके आए जो मॉडर्न क्रिकेट को जानते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट को भी डिसीजन 4 दिन में लाना जानते हैं, उनको सेलेक्टर्स लगाएं, उनको कोच लगाएं। आपने वो लगा दिए फेवरिज्म वाले। और सबसे बड़ा मजाक हो गया जो हम कह के थक गए कि भाईजान 90 से लेकर 94 के जो क्रिकेटर हैं, इनको बोर्ड से खुदा हाफिज कहते हैं। ये बर्बादी का बायस है क्रिकेट में, ये बर्बादी का बायस है। नहीं तो ये क्या इन्फ्लुएंस्ड है 100% वो या अपनी डोमिनेंसी रखते हैं, वो अपनी डोमिनेंसी रखते हैं कि हमारे ही नाम रहे। जब मैं अंडर 14 अंडर 16 था, जब मैं वर्ल्ड कप खेल के वापस आ गया, तब से मैं लोगों को सीट पे देख रहा हूँ। अच्छा पहले ये टीम में थे, उसके बाद किसी ना, या कोच हैं या मेंटोर हैं या डायरेक्टर हैं या सिलेक्टर हैं या कमेंट्री में बैठे हुए हैं, अपनी डोमिनेंसी रखते हैं। तो ठीक किसने करना है? कहते हैं मुंडा पास नहीं, बच्चा पास फेल हो जा रहा है, और भाई बच्चे ने तुम टीचर बदल के देख लो, अपनी चीजें, उसकी अकेडमी को चीजें चेंज तो करके देखें। अब वही हुआ पाकिस्तान डोमेस्टिक के 5 लेकिन कोचेज अनाउंस कहाँ किए। हम चेंज करें, मुझे ये भी तो बताएं 5 मिनट की बात है, काशिफ साहब, 5 मिनट कहाँ की चेंज बात है, करें? 5 हम जहाँ मिनट पे की भी बात जाते हैं, वर्ल्ड कप हम खेल के आए, ऐसे। वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस देख लें किस तरह की रही है, कहाँ से हम पिटे नहीं है। ऐसे ही मतलब अमेरिका की टीम देख लें लेकिन कि सबसे उससे हम बड़ी- पिट गए। अब बांग्लादेश हमारे घर में आके हमें जो है ना वो जब शिकस्त देके गलतियों चला से गया। सबक नहीं सीखेंगे, गलतियों में गलती करेंगे, तो फिर ऐसे रिजल्ट्स ही आएंगे। आपने कहा था सर्जरी होगी मोहसिन नकवी साहब ने, Exactly. बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन हाँ। पैराडोल पे बात खत्म हो गई। उसके तो लगता है बाद पैराडोल भी नहीं मिली। एग्जैक्टली वो बात आ जाती है कि जी लोग भूल जाएंगे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट थी, अब रेड बॉल हम नहीं पाकिस्तान तो 2 आपको महीने लगता है में। सर्जरी होनी चाहिए थी तब आगे थे वापस? यहाँ तो पे एक बात मैं कहूँगा कि ये चेयरमैन का काम नहीं है। चेयरमैन ने डिपार्टमेंट दे दिए, सिलेक्शन कमेटी को दे दिया, कोचिंग पैनल अनाउंस कर दिया, कमेटी अनाउंस कर दी। उनसे जवाब लें कि भाईजान ये क्या है, और उनको फारिग करें, और वो लोग लेके आए जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, जो अपने लिए नहीं सोच रहे। अब सकलैन मुश्ताक को इंग्लैंड से ला के आपने मेंटोर लगा दिया, वकास जो 8 महीने से कमेंट्री में थे,
वो उनको आपके मेंटोर लगा दिया। सरफराज अहमद को मेंटोर लगाया है जो 1.5 साल से पानी की बोतल पकड़ के बैठा हुआ है, वो आपको कैसे मेंटोरशिप करेगा? लड़के आज के खुद कह देंगे कि भाजी तुझे तो पानी पिया तो सानू की दिखाना है। तो ये तो हालात है जो है ना हायरार्की जो है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। अगर आपने क्रिकेट की टीम को आगे लेकर जाना है, ये क्रिकेट हमारी आगे जानी है, टीम में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस फील्ड को जो है मजबूत करना है तो आपको तब्दीलियां ज़रूर लेकर आनी पड़ेगी। तो हमारे साथ काशिफ भट्ट साहब मौजूद थे। काशिफ साहब, वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज थी लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको पूरा कर सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। तो ये परफॉर्मेंस थी जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अच्छी जी, वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब क्या ही खूबसूरत वायलिन बजाया है सिल्वी सुहेल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और क्या ही खूबसूरत टैलेंट है सिल्वी के पास कि इतना अच्छा सिल्वी आप वायलिन बजाती हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जो आपने वायलिन बजाया इतना खूबसूरत, जिसमें इन्होंने जो नगमा है हमारा पाकिस्तान का नगमा है वो इन्होंने बजाया है, इसके ऊपर जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। तो मुझे बताइए कब से जो है ना ये आप वायलिन बजा रही हैं? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 years। अच्छा, 2 साल हो गए हैं Yes. आपको वायलिन बजाते हुए। तो आपको इसका शौक़ था या किसी को देख कर शौक़ आया? Actually, my father is my ideal. When I was about 6 years, so my father is a drummer now. So Achha. yes, my father is a drummer. So my father given me the violin at that time, and he took a photo of mine, and I still have that photo with me. So तो जब भी I used to see that photo, तो I used to think like I want to learn violin and I want to be a musician, and like I want to play with my father also. So like from that time or that point, my love for the music began, and yeah, I'm like now doing violin and performing. Okay, तो साथ साथ क्या आप मतलब स्टडी भी कर रही हैं आप? Yes, I'm doing BS English Literature. BS में है? Yes, मुझे I'm बिल्कुल doing नहीं BS. लगती है मतलब बहुत छोटी लग रही है। No, like I got it's not like जो म्यूजिक करते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, like that's mean perspective of the people, but thanks be to God, like I got 1083 marks in my metric. Like I topped my school, and then I did FSC pre-engineering, I got A grade, and now I'm doing BS English Literature. वाह, क्या बात है कि मतलब आप स्टडी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका और भी शौक है और भी इंटरेस्ट है, तो आप उसमें भी जो है ना एक्सेल कर सकते हैं। Even though like it's not like only violin, I'm also a sportswoman, and I have played like at many in my college, in my schools also. Like yeah, that's like it's better to be like develop your interest in different fields, so it grooms your personality and like your Exactly, own that's true. perspective. Yeah. तो और क्या सुनाने वाले हैं सिल्वी आप हमें? I'll be playing a tune, Mozart 40. That's a classical piece, yeah, classical English tune. Okay. So yeah, I'll be playing that. सीखा या सेल्फ लर्न किया? No. Like I'm student of Alhambra Art Council. Okay. Yes, it's a very like बहुत अच्छी academy. We can say like it's provide a supportive environment for like violin growth. And even though our principal, ma'am Naveen Roma, she's very supportive. Like she used to encourage students to like do something and in their future, even though like music. Yes, Alhambra is supporting music or like culture and like protecting the culture of and तो इतने ज़्यादा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सिर्फ फिर आपने वायलिन को ही क्यों चूज़ किया? Why violin? Yeah, violin is a very unique instrument. You know, it's very less in Pakistan, and even though there are very few girls who used to play violin, very few. So like it's very unique, so I wanted to be unique one. Okay. सिर्फ यही रीज़न था कि यूनिक आपने बनना है? Yeah, like unique भी, but I have told you before ना, like my father, like जब मैं 6 साल की थी या 5 साल की थी, like मैंने सबसे पहले violin को ही पकड़ा था. अच्छा. So like at that time तो फिर मुझे like था कि I want to do violin or I want to be a violinist. Yeah. तो इसको सीख कब से रही हैं आप, इसको प्ले करना?
या लाइक इट्स अबाउट मेरे पास वायलिन था तो लाइक मुझे मैट्रिक के बाद ही वायलिन मिल गया ठीक था, है। बट आई डिडंट गेट टाइम टू लाइक उसको कंटिन्यू मैं कर सकूं, लेकिन या इट्स लाइक 2 years मैं 2 साल से सीख रही हूँ अच्छा, अभी। इसको सीख लेकिन रही या अब नाउ लाइक आई एम लाइक परफॉर्मिंग एट डिफरेंट स्टेजेस एंड लाइक तो ये कितना मुश्किल ये इंस्ट्रूमेंट है बजाना या Yes. इसको सीखना कितना मुश्किल है? या लाइक वायलिन एक सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट वी कैन कंसीडर बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स एंड योर लाइक your music sense, but yeah, if you got a great teacher so you can like play it smoothly, and my teacher is very much like supporting, and like he is from Alhambra, like I used to go to Alhambra, so like my teacher's name is Sir Wahab, like Wahab Ahmed. ठीक है। So like अगर teacher अच्छा मिल जाए ना तो that's very good, like आप वायलिन सीख जाते हो यार। सही, चलिए ये भी अच्छी बात है। तो किसको इंस्पायर करती हैं आप, किसको सुनती हैं या कौन पसंद है आपको? Violin, like Leo twins. Leo twins, they are like musicians, and I'm biggest fan of them. ठीक है। Yeah, they तो are my सिर्फ inspiration. वायलिन बजाना पसंद है या गाना पसंद भी है? No, सिंगिंग भी करती हैं कि नहीं? No, मैं गाती नहीं हूँ। नहीं गाती नहीं है, वो नहीं पसंद, सिर्फ वायलिन बजाना Yeah, पसंद I है। used to play violin. ठीक है, लेकिन सुनती तो होंगी ना किसी को, Yeah, किसी के that's सॉन्ग्स तो very- पसंद that's होंगे, very- तो किसको सुनती हैं? Actually in like मैं ज़्यादा tunes को सुनती हूँ, अच्छा, तो वो मुझे I used to think like Leo twins inspires me the most, or like उनकी tunes, उनका like rhythm and that all I like. चले उनको ज़्यादा कोई सुनती हूँ। और भी कुछ और भी लेकर आई हैं आप, और क्या सुनाएंगे आप? Yeah, I'll be playing Conquest of Paradise. Conquest of Paradise. That's a beautiful tune. Like, yeah, that's very beautiful tune. Like, that's my favorite. So I'll be like playing. अच्छा, श्योर। रखना भी बहुत ज़्यादा Yes, you have to like, memorize these. मेमोराइज tunes. करना बहुत मुश्किल है। मतलब हम वर्ड्स को तो मेमोराइज कर लेते हैं, बट टोन्स को बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। सलवी, थैंक यू सो मच। लेकिन एक और आपने जो गाना है Okay. मैं तेनू समझावा कि उसकी Yeah. भी आपने करनी है, वो भी हमें सुना दें। Like, मैं तेनू समझावा कि that's a Pakistani song, Yeah. very famous one. So I'll इससे उसकी जहनी सेहत भी मुतासर होती है, और वो अक्सर मर्दों को स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी का मसला भी रहता है। मर्दों की जहनी सेहत हमारे मुआशरे में कुछ ज़्यादा मकबूल मौजू नहीं है, और इसी वजह से बहुत से जो मर्द हैं उनकी जहनी सेहत बहुत हद तक इग्नोर्ड होती है। जहाँ मेंटल हेल्थ केयर के बहुत से मेडिकल तरीके हैं, वहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी मोटी तब्दीलियों से भी हम जहनी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब कर सकते हैं। आखिर ग़िज़ा का और हमारी मेंटल हेल्थ का आपस में क्या लेना देना है, आज हमने इस पर बात करनी है, और ख़ासतौर पर मर्दों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी है कि हम किस तरह उनकी मेंटल हेल्थ को टेक केयर कर सकते हैं थ्रू न्यूट्रिशन। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हारिस बिन राशिद मौजूद है स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हारिस, जिस तरह मैंने बात की है कि हमारे मुआशरे में ख़ासतौर पर मर्दों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इतनी बात नहीं की जाती है, या ये नहीं समझा जाता कि वो भी शायद स्ट्रेस होते होंगे, उनमें भी स्ट्रेस फैक्टर होता होगा, डिप्रेशन का शिकार होते होंगे, एंजाइटी बढ़ती होगी, बिकॉज इतना प्रेशर उनके ऊपर पड़ा हुआ होता है, घर का, बाकी सारी चीज़ों का भी, मुआशरे का भी। तो किस तरह हम मेंटल हेल्थ, अगर देखा जाए ये प्रेशर किस तरह एक मर्द की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं या मुतासर करते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। ओके, सबसे पहले बेसिकली ये होता है कि एक पर्सन, जब वो एक फैमिली का गार्डियन होता है ना, बीइंग अ मेल, तो उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो प्रेशर को डिवाइड इस तरीके से करता है कि वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और अपने घर वालों की हेल्थ को मतलब कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख रहा होता है। इस बेस के अंदर ये होता है कि उसके अपनी मतलब न्यूट्रिशन हेल्थ, उसकी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी अपनी स्ट्रेस रूटीन, स्ट्रेस पैटर्न्स वगैरह सारा कुछ ख़राब हुआ होता है। उसके रात को सोने की कोई रूटीन नहीं होती, जागने की कोई रूटीन नहीं होती, खाने पीने की कोई रूटीन नहीं होती, चीज़ों को बैलेंस में रखने की रूटीन नहीं होती, डिसिप्लिन कोई नहीं रहता बॉडी के अंदर। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद होता है एक सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर। आजकल ये चीज़ होती है कि क्योंकि एक बहुत चैलेंजिंग सा दौर है, तो इसके अंदर ये होता है कि आपको अर्न इतना करना है कि सब लोगों को आप सर्वाइव करवा सकें। फिर स्कूलिंग एंड बाकी सब चीज़ों की जो होती है बच्चों की, उनकी होती है, फिर घर वालों की होती है। अब ये सीन होता है कि वो पर्सन रात को टाइमली नहीं सो रहा होता और सुबह टाइमली नहीं उठ रहा होता, जिसकी वजह से ये मसला होता है कि उसकी रात को सर्काडियन बायोलॉजिकल पैटर्न ख़राब होता है।
सबसे पहली चीज़ जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है ना, वो हमारा सर्काडियन बायोलॉजिकल पैटर्न करता है। अच्छा। वो एक ऐसा पैटर्न होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरली तौर पे अल्लाह की तरफ से बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हाँ जी। जो हमें बताती है हमने सोना कब है, खाना कब है, जागना कब है, काम कब करना है। और काम से जब स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो फिर हमें यॉर्निंग होती है, जवाइयाँ वगैरह आती हैं कि अब हमने सोना है। तो अब वो सारा कुछ जब ख़राब हो जाता है, सीधा वो ब्रेन के ऊपर आपके प्रेशर डालना स्टार्ट कर देती है चीज़। जब ब्रेन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है तो फिर होता है कि आपकी पूरी बॉडी ब्रेन लेवल की डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। अच्छा। आपका ब्रेन ओके। सफोकेट होना शुरू हो जाता है और आपका ब्रेन जो होता है उसकी कर्विंग ख़त्म होती है। ब्रेन के अंदर हमारे पास काम करने के लिए कुछ ग्रूविंग होती है। ग्रूविंग का ये मतलब है कि जितनी लाइंस होती हैं ना आपके, जैसे कि लाइंस हाँ जी। जितनी ब्रेन के ऊपर ज़्यादा होती हैं उतना ब्रेन ज़्यादा इफेक्टिव वर्किंग करता है। ओह, तो ग्रूविंग इसकी ख़त्म होना शुरू होती है, ब्रेन प्लेन हो जाता है आपका। ओके। तो जितना ब्रेन आपका प्लेन होना स्टार्ट कर देता है उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर मेंटल हेल्थ और प्रेशर वगैरह और ज़्यादा बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। और स्पेसिफिकली ये चीज़ मेल के अंदर भी है और ऑब्वियसली फीमेल के अंदर भी काफ़ी फीमेल्स के प्रेशर अंदर है। भी हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर मेंटली फिट रहना है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ हम डेडिकेटेड ये मेंस हेल्थ को ही कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ को कर रहे हैं। तो अगर मेंस ने मेंटली फिट रहना है तो उनको क्या क्या चीज़ें अपनी ग़िज़ा के अंदर या अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए? बिकॉज़ हम देखते हैं कि कहा जाता है कि अच्छा औरतों को ज़्यादा डाइट का ख्याल रखना चाहिए, मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए, सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। मर्द जो है ना वो दाल रोटी चावल ये भी चीज़ें खा लेगा, जो रूटीन की चीज़ें होती है वो भी खा लेगा, तो मेरे ख्याल से उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे या उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे ही होते हैं, उसमें डेफिशिएंसी नहीं होती। बट आई डोंट थिंक सो कि ये दैट्स ट्रू। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर भी लैक कर सकती हैं? देखेंगे बीइंग अ पर्सन हम सब लोगों की कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमें डेली बेसिस के ऊपर कंप्लीट करनी होती हैं अपनी। अगर हम वो वाली वैल्यूज़ पूरी नहीं कर रहे होते तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ अफेक्ट हो रहा होता है एक साथ ही। अच्छा, अब यहाँ पर होता है कि मेल को ऐसा करना क्या चाहिए अपनी डेली बेसिस रूटीन के ऊपर कि उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है अफेक्ट ना हो। उसके लिए ये है कि सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन रखो कि ये बात एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ठीक होंगे तो फिर घर वाले चलेंगे। आपको ठीक रहने के लिए क्या चीज़ बेसिकली करनी है, आपको ये करना है कि अपने स्केड्यूल्स बनाने हैं। काम को ओवरबर्डन होके नहीं करना होता आपने। अब खाने का पैटर्न, चीज़ों का पैटर्न आपके पास ये होना चाहिए कि सुबह उठ के आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। उससे ये होता है कि पूरे के पूरे घर में एक रूटीन बन जाती है कि आपने इतने बजे उठना है, इतनी देर के एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद फिर अपने ये करेंगे, प्रायोरिटी रखें कि उन चीज़ों को जो कि आपकी स्टेपल नहीं होते। जब हम स्टेपल्स के ऊपर आ जाते हैं ना, मतलब कि अगर हम रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, हम चावल ज़्यादा खा रहे हैं, रोटी चावल नहीं खाने। अच्छा। रोटी चावल जितनी आप ज़्यादा खाते हैं बॉडी में उतनी ग्लाइकेशन होती है और उतनी एजिंग होती है। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, दिमागी जो ब्रेन फॉगिंग जिसको कहते हैं कि डेल्यूजनल थिंकिंग, आप किसी एक फैसले को नहीं ले पा रहे होते, ये सब कुछ तब होता है आपके साथ जब आप रोटी और चावल ज़्यादा खा रहे होते हैं। अच्छा। स्टेपल्स को सबसे पहले आप इग्नोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने कितनी चीज़ें हमारे लिए और बनाई हुई थी और जिनको हम आज तक इग्नोर करते हैं। रोटी चावल नहीं खाना तो इसके अलावा क्या खाना है? रोटी चावल नहीं खाना तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पास फ्रूट से, आपको पता चलेगा हमारे पास नट्स से, आपको पता चलेगा हमारे पास ड्राई फ्रूट से, मिल्क था, हमारे पास सीड साइकिलिंग वगैरह के लिए बहुत से सीड्स हमारे पास अवेलेबल थे। उसके बाद पूरा करने के लिए हमारे पास फ्रूट्स के अंदर ट्राइफल्स आ जाते हैं, फिर चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आप चीज़ों को एंजॉय तब करेंगे जब आप ये रोटी चावल से निकलेंगे। अब कितना टाइम हमारे पास ऐसा हो चुका है कि हमें यही नहीं पता कि हमने लास्ट टाइम कब फ्रूट्स खाए थे, हमें लास्ट टाइम नट्स कब खाए थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने कब मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ हम गए थे अदर देन रोटी एंड चावल। क्योंकि स्टेपल्स के ऊपर हम ऐसा फंसे हैं कि अब उसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मेंटल कह लें कि माइंडसेट भी ये बना हुआ है ना कि शायद लड़कों के अंदर या मर्दों के अंदर वो डेफिशिएंसी नहीं होती है जो औरतों में हो रही होती है। Exactly. तो मर्दों के अंदर भी होती है ऐसी डेफिशिएंसीज। बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज होती हैं और स्पेशली रिगार्डिंग के मर्दों के ऊपर ना हार्मोन्स इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। अच्छा। और उनकी बॉडी के ऊपर वो चीज़ शो नहीं होती। हाँ। जिसकी वजह से औरतों के ऊपर हल्का सा भी हार्मोनल प्रेशर होता है ना तो शो होता है, हेयर फॉल की फॉर्म में होता है, एक्ने की फॉर्म में होता है। एग्जैक्टली, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, मूड्स इरेगुलरिटी हो जाती है, इनकी फॉर्म में उनको इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन मेल को नहीं आते। मेल का मेंटल हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है और वो एक ही दम गिरता है। ठीक है। औरत को पता लग जाता है कि अच्छा अब थोड़ी डाउन थोड़ी डाउन थोड़ी डाउन थोड़ी डाउन, उसमें स्टेजेस आती हैं, मेल में स्टेजेस नहीं आती। और ये प्रेशर क्योंकि वो एक इंटरनल प्रेशर, एक इंटरनल बॉडी कुकिंग प्रोसेस के अंदर ही होती है तो एक ही दम खराब हो जाती है। तो आपको ऑब्वियसली बीइंग अ मेल तमाम सॉर्ट ऑफ विटामिन्स अपने जो हैं वो पूरे करने चाहिए। किस तरह के विटामिन्स लेने चाहिए मेल्स को? अब जैसे हम लोग तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी ये सारी चीज़ें हम लोग ले रहे होते हैं, मतलब कभी ना कभी हम अपनी डाइट में भी कर लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी खा लेते हैं।
मर्दों को किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? मर्दों को देखें वो भी जारी बात है कि इंसान है जैसे औरतें होती हैं, तो उनको भी वही वाले विटामिन लेने हैं जो कि औरतें ले रही होती हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये मैं कहूँगा कि अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप आपने करवाना होता है। अच्छा। ना वो औरतें करवाती हैं ना वो मर्द करवाते हैं। अब सेल्फ मेडिकेशन अगर आप खुद से करते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली कोई चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, कोई कम हो जाएगी। और आपकी बॉडी में डिजीज़ ही तब आती है जब कोई चीज़ आपकी बॉडी में बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, बेशक वो कोई हेल्थी चीज़ भी होती है। अब इसके अंदर जो रिमार्केबल सप्लीमेंट्स है वो एक कैल्शियम का है कि वो बहुत आपको ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद आपके अंदर आयरन पूरा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड एनीमिक कंडीशन आ जाती है। विटामिन Q10 है, ये आपको ज़्यादा चाहिए होता है। मिनरल्स रिक्वायर होते हैं ट्रेस मिनरल्स की फॉर्म में जो कि सी फूड से आपको मिलते हैं, रॉ वेजिटेबल्स से मिलते हैं, सैलड्स वगैरह से मिलते हैं। बीन्स लेग्यूम्स लेंटिल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएं प्रोटीन के लिए, ना कि आप बोटियाँ वगैरह खाएं क्योंकि उससे फिर आपको जो है यूरिक एसिड आपका इंक्रीज हो सकता है। तो ये चीज़ें मेल के लिए स्पेसिफिकली चैलेंजिंग होती हैं। और एक और चीज़ ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जिंको बाइलोबा, उसके बाद कोलिन, ये मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स हैं। अच्छा, ये मर्दों के लिए अच्छे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए। एग्जैक्टली, ये RNDC न्यूट्रिशन हॉस्पिटल के पास जो इनकी वाइड रेंज होती है जो अभी तक रिमार्केबल है मार्केट के अंदर। और सेकंड नंबर के ऊपर जो SPM होती है उसके अंदर मतलब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते चेकअप करवाना तो सेहतमंद पाकिस्तान मुहिम है RNDC हॉस्पिटल की तरफ से, तो वो ये मतलब यहाँ पे भी रजिस्टर अपने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं लाइफ टाइम फ्री मेडिकल चेकअप के लिए। वाह जी वाह, वहाँ पे चेक करा के उस पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी डेफिशिएंसी है, क्योंकि न्यूट्रिशन बेस है ना, तो न्यूट्रिशन हॉस्पिटल के पास आप चले जाएं चेक करवाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ से आप जाके उस हॉस्पिटल से आप चेकअप करा सकते हैं और उसके बाद यू आर गुड टू गो। तो आप बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं सप्लीमेंट्स का। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हारिस हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हारिस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मेंटल हेल्थ और वो भी मेंस मेंटल हेल्थ के ऊपर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब एक ऐसे मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से जितनी रोशनी डाली जाए वो कम है। अब मैं कुछ आपको बताना शुरू करती हूँ कि एक तरफ कहा जाए कि तवील सहरा है और ये कभी पार नहीं हो सकेगा, और दूसरी तरफ फिल्म के एक किरदार को इतना जालिम दिखाना कि वो ना तो मुनासिब खुराक देने का रवादार है और ना ही किसी रहम का ख्याल दिल में लाने वाला है। फिल्म के मरकज़ी किरदार को इतना मासूम दिखाया जाए कि भागने से पहले तक इस कदर वो लागर और मजबूत और कमज़ोर हो चुका होता है कि जब भागने के लिए खुला मैदान भी उसके सामने होता है तो ना ही वो खाने पीने के लिए कोई सामान साथ में लेता है। हालांकि ये मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बात है कि सहरा में मुश्किल सफ़र का सामना करना पड़ेगा हमें, और मज़ीद हैरत तब होती है कि जब तीनों भागने वाले सहराई जहाज़ यानी कि अपने साथ ऊंट को लेना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं, और जो जालिम कफ़ील 2 बार उसके सहरा से फ़रार को नाकाम बनाता है, इस बार वो बिल्कुल बेखबर होकर रह जाता है कि जनाब भागना है तो भाग जाओ, मुझे क्या है। अचानक से रेत के तूफ़ान से बचते हैं और फिर अचानक एक जहरीले सांपों के नमूदार होने पर भी वो बच जाते हैं। यानी मुबालगा राई की भी मेरे ख्याल से हद होनी चाहिए। वैसे बहुत से लोग चाहे फिल्म के नाम से वाकिफ़ हों या ना हो, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। शायद आप लोगों ने देखी हो, इंडियन फिल्म है जिनका नाम है द गोट लाइफ। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कारस्तानी है जो एक तरफ हमें फिल्म्स को बतौर प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने मोहसिनों को भी रगड़ा लगाने से बाज नहीं आते हैं। ये एक नई फिल्म बनाई गई है इंडिया की तरफ से, जिसमें जनाब बहुत ही मुबालगा राई की गई है और अजीबो गरीब, मुझे तो समझ नहीं आई स्क्रिप्ट क्या था, क्या दिखाना चाह रहे थे। इवन दो कि उन्होंने अपने मोहसिनों को भी नहीं बख्शा है कि भारत कमोबेश $50 अरब के मुआहिदे के मज़े लूटने के बाद भी सऊदी अरब को वो टारगेट कर रहा है। वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म्स के तौर पर जो है ना कह रहे कि उनकी इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहा है, और मुझे नहीं समझ आती कि हम अब कहाँ पर हैं और किस तरह ये हमारी इमेज को इफ़ेक्ट करता है। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं और ख़ास तौर पर फिल्म्स को बड़े अच्छे तरीके से जनाब वो परखते हैं क्योंकि वो पढ़ाते भी हैं इसी सब्जेक्ट को। तो प्रोफेसर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोफेसर साहब आपने भी मूवी देखी होगी? जी हाँ, देखिए।
मैंने भी बहुत अपने आप को कह ले कि तहम्मुल मिजाजी के साथ लगा तो ली मैंने मूवी ये देखने के लिए कि इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन में आ रही है, देख लेते हैं, तो मैंने देखनी शुरू की, लेकिन वो मेरे असाबी तनाव इतना हुआ ये मूवी देखकर लिटरली कि मैं नहीं बता सकती आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है। असल में ना इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक जो फैक्टर है जिस पे कम बात होती है, अच्छा। वो ए.आर. रहमान का म्यूजिक है। वो तो उस यार म्यूजिक ने बहुत देखना हाँ ऐसा जी। लेजेंड है, और वो एक सदी नहीं कई सदियों के बाद सदियों से, ऐसा आदमी हाँ। पैदा होता है, उससे म्यूजिक लेना, अच्छा वो मकसद ये था कि इसके असर को, तासीर को एनहांस किया जा सके। अच्छा उसके म्यूजिक ने सीनरी को जितना मल्टीप्लाई किया, हाँ। और जो असाबी तनाव का शिकार हम होते हैं वो आंख से नहीं, कान भी कान हमारे में, ना, हाँ। सहरा का म्यूजिक, सहरा के हाँ, हवाले से exactly। उसको बिल्कुल ऐसे आपको हुक कर देना और टेंशन में रखना। एक तो ये वाली बात है, उन्होंने बेहतरीन दिमाग इस्तेमाल करवाया। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक नॉवल की अडेप्टेशन है, अच्छा बेसिकली ये नॉवल था। तीसरी बात यह है कि ये भारत की मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं है, ये साउथ की फिल्म है और मलयालम में बनी है, और ये जो नॉवल है ये भी रीजनल लैंग्वेज में अच्छा था। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको देखता हूँ कि इस सब्जेक्ट को बाद में हम देखते हैं कि इसके असरात क्या हैं, जी, उन्होंने जी। ऐसी क्यों हाँ, किया। बनाई है। हम ये देखते हैं कि ये सब्जेक्ट चुना क्यों गया। ये एक ट्रू स्टोरी थी, लेकिन आप जानती हैं कि जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो कई अतराफ़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे हमारे वस्ती एशिया से भी आया जी जी और साहिल से भी आया, हाँ। वो जो अरब आए, और केरला का जो साहिल है वहाँ से भी, वहाँ पे भी बहुत सारे मुसलमान ताजर आए और उन्होंने आके तबलीग की इस्लाम की। वहाँ पे काफ़ी मुसलमान हैं, काफ़ी मस्जिदें हैं। साउथ में इस इलाके में मुसलमान पाए जाते हैं, अच्छा तो उन्हीं के इलाके में ये फिल्म, मलयालम, केरला, उस इलाके में ना ये वाली फिल्म बनी है। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि कम्युनिटी जिसको कि ज़ाहिर है वो मुसलमानों को विलन के तौर पे भारतीय इंडस्ट्री दिखाती है, बिल्कुल ऐसे और ही है। एक ख़ास उसकी टिपिकलिटी, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि उसका जो बनाया हुआ प्रोटोटाइप बना रखा है उन्होंने, वो कि बस ये गले में एक रुमाल हाँ, होना चाहिए, रुमाल दाढ़ी है है, टोपी ये, है, हाँ तो ये दहशतगर्द दहशतगर्द है, है, हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये एक वजह हो सकती है। लेकिन चूंकि ये अगेन ट्रू स्टोरी पे मबनी है, तो हकीकत हमें इस बात पे, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से ये बताना ज़रूरी है कि ये ट्रू स्टोरी नहीं है, अच्छा ये वाक़े का आधा रुख है, और ठीक है। इसको जानबूझ के ट्विस्ट करके ट्रिम एंड किया। ट्विस्ट किया गया। हकीकत ये है कि ये जो नौजवान था, ये मज़हबन हिंदू था, वहाँ पे गया और वहाँ जाके इसका अपना बंदा लेने नहीं आया। ये जो हकीकी स्टोरी है वो मैं आपको बता सही, रहा हूँ, सही। इसका अपना कफील या जो भी था बंदा वो लेने नहीं आया। कोई शख्स इसको ले गया जो कि हर्ड्समैन था, वहाँ पे अच्छा चरवाहा था, वो ले गया और वहाँ पे अपना, जहाँ पे वो खुद रहता है ऊँटों के साथ या जानवरों के साथ, रेगिस्तान में एक छोटा सा ओसिस होता है, उस जगह पे ले गया। अब वो चूंकि ये गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे इस तरह कफील के ज़रिए, इसका अपना कफील आया नहीं था, तो ये गैर कानूनी एक ना रह स्टेटस रहा था इसका वहाँ बन पे, गया। ठीक जी है। हाँ। तो वो जो बंदा है 5-6 साल उसने अपने साथ रखा, और उससे तकरार हुई इसकी। अच्छा। उस तकरार में इसने, जो हिंदू था, इसने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। अच्छा कत्ल करने के बाद ये वहाँ से फरार हुआ। ओके। फरार होके जब शहर ये की तो तरफ इन्होंने आया, नहीं ये दिखाया नहीं इसके दिखाया। अंदर, ये चीज़ तो नहीं दिखाई नहीं इन्होंने। कि एक भारतीय शहरी है, हाँ। उसने जाके सऊदी शहरी को कत्ल कत्ल कर कर दिया, दिया है। जो कि उसको रख रहा है, अपने काम करवाता है, ठीक है, लेकिन वो रिश्ता है जिसमें जहाँ बरकरार है, उसका मार तो नहीं दिया ना उसे, इसने मार दिया, लेकिन उसको कोई रॉड से या किस तरह मार दिया। बहरहाल जब वो बाहर आए तो बाहर आके कानून ने उसको पकड़ लिया, उसके पास कागजात भी नहीं थे, और मजीद तहकीक की तो पता चला कि वो ही इज़ अ मर्डरर एंड मर्डर ऑफ ए सऊदी सिटीजन। तो कानून फिर हरकत में आया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो दियत दें। तो 1,70,000 रियाल को इस तरह की रकम बनती थी, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट थी इस तरह के बंदे के लिए। उन्होंने कहा कि इसका खून बहा इतना बनेगा, अब ये नहीं दे सकता था। तो जिस इलाके में इसको कैद किया गया, उस इलाके में ये कहानी फैलना शुरू हो गई कि इस तरह गलती से जो है ना झगड़े में, हीट ऑफ द मोमेंट का नतीजा ये हुआ कि वो बंदा मारा गया। तो इस बंदे को ना पैसे इकट्ठे करके दियत के पैसे इसको दिए जाएं, ताकि ये कानूनी तौर पे जमा कराए वो मकतूल के लवाहिकीन को, और ये आ जाए वापस घर। वहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, अच्छा चंदा इकट्ठा किया घरों घर जाके, और जाके ये 1,70,000 रियाल जब हो गए, तो इसकी तरफ से मकतूलीन को बुलाया गया और सामने रखा गया। तो वो जो मकतूल का बेटा था, उसने सोचा कि ये मेरे वालिद का कातिल है, तो ज़ाहिर है अंदर वो जज्बात तो थे, लेकिन साथ वाले एक बंदे ने बताया कि देखें उसने भी तो जुल्म किया, इसको बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा था आपके वालिद ने,
5 साल इसकी ज़िंदगी के ज़ाया किए, पता नहीं क्या क्या ख्वाब लेके आया था यहाँ पे कमाने के लिए। दुबई और गल्फ़ और सऊदी अरेबिया लोग इसलिए जाते हैं ना कि रियालों में कमा सकें, धर्मों में कमा सकें। तो उस बंदे के दिल में रहम आ गया, बेटे के दिल में। उसने कहा कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए। उसने कहा कि देखिए इसके ज़िंदगी के 5 साल, उसके बाद फिर कैदो बंद के जो 7-6 साल बनते हैं वो तो नहीं हम लौटा सकते, तो ये जो रकम खून बहा की जो तुमने लेनी है वापस वो इसको दे दें ताकि इसका बेचारे का तो कुछ बने। सही। तो उसने खुदा से डरते हुए ये रकम उसको वापस कर दी, वापस की नजीब को। तो इसने पूछा कि आप लोग मुसलमान हैं? उसने कहा हाँ मुसलमान हैं। तो वो जिसने वो जो था वो बंदा वो भी मुसलमान है, उसने कहा हम भी मुसलमान हैं। कहता कि फिर वो मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहा था? फिर सब ने बताया कि नहीं वो बाज़ुकात लोग इंडिविजुअल होते हैं, इस्लाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह उसने इस्लाम कबूल किया। दैट्स अ ट्रू स्टोरी। इस्लाम कबूल ये तब किया और उसने, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और जो स्टोरी हम देखते हैं इस फिल्म के अंदर कि वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो एक अलग डायमेंशन दिखाई गई है। बिल्कुल मर्डर हाँ, तो ये प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है फिल्म्स को, खासतौर पर भारतीय इंडस्ट्री जो है कर रही है। तो इससे हमारी या बाकी लोगों की इमेज किस तरह खराब हो रही है, या हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए एक ना प्रोटोटाइपिंग हो जाती है। अच्छा। मुझे याद आ रहा है प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने आके बताया कि कुवैत के एयरपोर्ट पे एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट थी, लड़की थी अंग्रेज़ मीडिया की। उसने पीछे अपने दोस्त को मैसेज किया कि आई एम सराउंडेड बाय द टेररिस्ट्स, क्योंकि जो हॉलीवुड की फिल्मों में टेररिस्ट का गेटअप दिखाया जाता था वो तो अरब गेटअप था जब इराक वॉर हुई, कुवैती इन्वेजन हुई और वगैरह वगैरह। तो अब एक प्रोटोटाइपिंग होगी कि जहाँ पे ये हुलिया देखेंगे आप दहशतगर्द फ़ौरन एक लेबल लगा देंगे। तो ये वाला एक नुकसान हुआ कि अरब का जो अटायर है, वो जो कफ़ील का एक निज़ाम है उनका, उस सब को बड़ी सीरियसली डैमेज करने की कोशिश है। बरसगीर के बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं कमाने के लिए और बहुत सारे लोग खुशहाल हुए इसमें। वो वाला एक जो है ना बड़ा डैमेज हुआ। हमारे ऊपर तो ये लोग करते रहते थे अटैक, हम देखते हैं अपनी फिल्मों में मुसलमान भी बनाते हैं, पाकिस्तानी भी बनाते हैं, फिर उनको टेररिस्ट भी करार दे देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। अब इन्होंने अपने मोहसिन जिनके साथ इतने मुआहिदे इनके हुए हैं सऊदी अरब के साथ, उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है। बिल्कुल, देखें कि लार्जेस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से है ये। मलयालम के ज़ुबान में 2024 की दूसरी फिल्म, मेन स्ट्रीम में भारत की उभरती हुई तीसरी लार्जेस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। इतना पैसा कमा रही है ये। इसको कितने तर्जुमे के साथ पेश किया जा रहा है, सब टाइटलों के साथ, दुनिया देख रही है इसको। तो ये एक मतलब ये इमेज बिल्डिंग करने के हवाले से, या कह लें कि अपनी जो लोगों का माइंड मेकअप करने के हवाले से भी ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। बिल्कुल, देखे ना हम ये बात कर रहे थे कि भारत जो है ना उसने साइंस बना दिया। हाँ जी। ये जो आप पे असाबी तनाव था ना, तनाव होता है, ये उसकी ट्रीटमेंट की वजह से था। साइंटिफिक ट्रीटमेंट थी। आपको इतने आपके अंदर से नफरत पैदा हो जालिम के खिलाफ, जो इन्होंने जालिम दिखाया। चले इस पे और भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम भारतीय प्रोपेगेंडे के हवाले से बात कर रहे थे कि वो बाज नहीं आता है। भारत जो है हर टाइम कोई ना किसी नए प्रोपेगेंडे की तलाश में रहता है कि किस तरह बाकी अपने मोहसिनों को या फिर अपने से मुंसलिक लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।